हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, एक ना एक मैं बात बताता हूँ आपको। पहले मैं बताता हूँ कि हम आरपीएससी एपीयू के लिए वन शॉट कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? हम ये एस सी एस टी एक्ट का। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। अगर नहीं हो पाया एक वीडियो में कंप्लीट, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है 1 टू लेके 9 तक सेक्शंस हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के टाइम पे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे। और हमारा फॉर्मेट जो होगा वो ये ऐसा रहेगा कि पहले हम इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे समझेंगे कि एक्ट कहता क्या है, इसकी सोल क्या है। ठीक है। इसको समझने के बाद, इसका जिस्ट समझने के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसके यहीं पे करेंगे यूट्यूब सेशंस पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम केस लॉ के साथ साथ, केस लॉ हम एमसीक्यू के वाले के अंदर ही डाल लेंगे। एमसीक्यू और केस लॉ हम एक साथ डील करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के लिए हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मेंस के लिए इसमें इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके रेडीमेड मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। तो थोड़े टाइम में हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा एम है कि राजस्थान एपीओ के अंदर जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट करवाएं। अगर वन शॉट नहीं हो रहा है तो एक वीडियो के 2 या 3 पार्ट बना देंगे, 1 डेढ़ घंटे के, जिससे आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और ना ही ज़्यादा दिक्कत मुझे हो। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम हुआ है, मुझे एक भी बच्चा मायूस नहीं दिखा। सब बच्चे इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। मायूस अगर है, तो वो है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी इतनी मायूस है कि वो कुछ करने की, सोचने की क्षमता खो बैठी है। इतनी खुश है, सॉरी मायूस है। और खुश कौन है? खुश हैं बच्चे। और बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि ऐसा-ऐसा पेपर, इतनी खुशी हो गई उनको कि ऐसा-ऐसा पेपर किसी और पीएससी में ना आए, वो ऐसी दुआ करते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बच्चों की, क्योंकि उनके बच्चों ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन दिया है पेपर के अंदर। हालाँकि बच्चों की गलती नहीं है। अगर ऐसा पेपर आता तो एजुकेटर्स को शायद 3 दिन लग जाते सॉल्व करने में विदाउट किसी हेल्प के, और फिर भी शायद पास ना हो पाते। ठीक है। तो काफ़ी मतलब अच्छा खेला खेला गया है यहाँ पे बच्चों के साथ। वेल, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है एससी एसटी एक्ट। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये बातें ही कर सकते हैं यूट्यूब पे बैठ के, और तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने एजुकेटर को जानो। एजुकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन हमें पढ़ा रहा है। कोई ऐसे तो नहीं है कि बस लैपटॉप उठाया, पेन टैब उठाया और आके हमें पढ़ा दिया। ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं एडवोकेट राहुल मूलिया हूँ। बीएलएलबी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की है। वहीं से मैंने अपने मास्टर्स किए हैं क्रिमिनल लॉ में 2 ईयर। ठीक है। और सिंस 2020 अमिका जिनस यूट्यूब चैनल जब मैं लॉग कर रहा था, तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी मेरी वीडियोस हैं जो लैक्स में उनकी व्यूज़ हैं। काफ़ी मेरा अंडररेटेड कंटेंट भी रहता है। तो बच्चे जो हैं पसंद करते हैं। कुछ मेरे गिने-चुने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और पर्सनल अपनी, अगर उनको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है तो वो मुझे डीएम करके कह देते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हर एक की वीडियो बनाई जाए। कुरुक्षेत्र के अंदर एसोसिएटेड कॉलेज हैं, कुछ लागा मिचंद कॉलेज, भारत लॉ कॉलेज, इनके बच्चे हैं जो यूजुअली मुझे फ़ोन करके कहते रहते हैं कि भैया क्रिमिनोलॉजी पे हमें सीरीज़ चाहिए। तो क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ मैंने डाली। किसी ने मुझे कहा कि मुझे कॉपीराइट चाहिए नेट के लिए, तो मैंने नेट भी डाला। ठीक है। तो यूजुअली मैं उसी पर्पज़ से डालता हूँ। और अब मेरे पास डिमांड आई है वन शॉट करवाने की राजस्थान एपीओ की। तो मैं अपना टाइम मैनेज कर रहा हूँ और इसको आपके लिए बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया कि हम इसको एक जिस्ट के तौर पे पढ़ेंगे। जिस्ट के तौर पे पढ़ने के बाद कंप्लीटली बेसिकली बेरेक्ट से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू के साथ साथ इसके केस लॉ हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास इससे ज़्यादा बाहर से कुछ पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि ये राजस्थान है। फिर भी हम थोड़ी ऐसी तैयारी करके लेके चलेंगे साथ ही साथ, कि अगर ये हरियाणा का पैटर्न फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से कैसे डील करना है। ठीक है। रही बात दूसरी, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हमारा टारगेट माइनर एक्ट्स होना चाहिए। मेजर के आपके पास आपने पढ़े भी हैं, ये आपने शायद आई थिंक अपने लॉ सब्जेक्ट्स में भी ना पढ़े हों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एस सी एस टी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कब आया था? 1989 का ये एक्ट है। लेकिन ये एक्ट, इसकी आने से पहले भी तो कुछ होगा। अगर एस सी एस टी के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा जो उस रिड्रेसल उनको देता होगा, है ना? तो 1989 से पहले जो भी ऑफेंस होते थे मेंबर ऑफ एस सी एस टी के खिलाफ, उनको हम पनिशेबल करते थे जनरल क्रिमिनल लॉ में। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना भारतीय न्याय संहिता का जो बेरेक्ट है साथ रखें। ठीक है।
क्योंकि आपके सिलेबस में बीएनएस भी है, बीएनएसएस भी है और बीएसए भी है। तो हमें क्या करना है, साथ ही साथ जैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ आपको क्या करना है, बीएनएस के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं, वो सेक्शन कमेंट में लिखने हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि जब हमारे पास एससी एसटी एक्ट भी है, ठीक है, और बीएनएस भी है, तो जो प्रोविज़न बीएनएस के एससी एसटी एक्ट के अंदर लिखे होंगे, और वो भी क्योंकि उन्होंने चेंज तो किया नहीं है, आईपीसी के माध्यम से लिखे हुए हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से हैं। जैसे मिसचीफ का आएगा, ठीक है? और भी बहुत सारे आएँगे, कोर्ट ऑफ सेशन का, वो तो बीएनएसएस में हो गया। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन से कहाँ पर है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि ये जो जनरल लॉ है हमारा बीएनएस आईपीसी वगैरह, ये इतनी अच्छी तरीके से रिड्रेसल इनको नहीं दे पाए। किनको? मेंबर ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी के, ठीक है? जो ऑफेंसेस थे, वो पर्टिकुलरली कहीं न कहीं या तो वो बहुत छोटे-छोटे ऑफेंसेस में कवर हो रहे थे, जिसके लिए कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वगैरह नहीं थी, ठीक है? तो पार्लियामेंट ने सोचा कि यार देखो ऐसा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? हमने अपने लोगों को बचाना है, और बचाना भी अपने लोगों से ही है, दिक्कत तो ये है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल लेजिस्लेशन लेके आए। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे एट्रोसिटीज़ जो एससी और एसटी के अगेंस्ट होंगी। देखो ये बात याद रखना कि एट्रोसिटीज़ अगर बीसीए के अगेंस्ट है तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा। बीसी के अगेंस्ट है, ओबीसी के अगेंस्ट है, जनरल के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पे नहीं फॉल करता। फॉल किसके खिलाफ करता है? इसके फेवर में करता है, एससी और एसटी के अगेंस्ट। अगर एससी और एसटी के अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, जो सेक्शन 3 में हम डिस्कस भी करेंगे एट्रोसिटीज़ क्या होता है, तो उस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, वो यहाँ पर लायबिलिटी बना देता है, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखोगे कि आपने बहुत अच्छी इसके ऊपर ग्रैप्सिंग कर ली है। जैसे आप इसको लेक्चर को कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो उसके बाद ना आपसे, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास कम आएँगे, ठीक है? इससे। लेकिन हम ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा 1 नंबर भी कटे, ठीक है? तो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन चाहता है ये एक्ट। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो एससी एसटी एक्ट है, इसके पर्पस क्या था लाने का? ठीक है, तो उस पर्पस में 4-5 हो सकते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ओनली 6, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको सब कुछ समझ के चलना है कि हम एक तो प्रिवेंट करेंगे एट्रोसिटीज़ को, दूसरा हम एंश्योर कर रहे हैं स्पीडी इन्वेस्टिगेशन को, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्पीडी ट्रायल के लिए। जो भी ऐसे ऑफेंस करेगा एससी एसटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा। अब इसके अंदर जब आगे जाएँगे तो बाइफरकेशन हो जाएगी, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और एक आएगा स्पेशल कोर्ट। तो हम देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखना कि इसके अंदर स्पेशल कोर्ट होते हैं स्पीडी ट्रायल करने के लिए। ये क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं इमीडिएट रिलीफ और रिहैबिलिटेशन टू विक्टिम्स। विक्टिम कौन होता है? ये भी हम आगे डेफिनिशंस में देखेंगे, तो भड़क मत लेना, बड़े आराम से चाय कॉफ़ी लेके साथ में बैठो। आपको सिर्फ सुनना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, ठीक है? सिर्फ़ चाय कॉफ़ी की तरह एक ऐसे मूवी तो नहीं है, ख़ैर सिनेमैटिक्स तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊँ, सो दैट, क्योंकि देखो ज़्यादा इस इंटरेस्टिंग मैं इसको कर नहीं सकता, क्योंकि एक्ट है एससी एसटी एक्ट, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हमारी जाति का या किसी भी हमारे भाईचारे का या किसी भी मतलब छत्तीस बिरादरी में से कोई भी मेरे मुँह से ऐसी बात निकल जाए, जो मेरी गुड फ़ेथ में मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ाने के पर्पज़ से, लेकिन वो किसी को आहत कर दे। ठीक है? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नाप-तोल के बोलनी पड़ती हैं। नाप-तोल के इन द सेंस किसी को गलत नहीं, बट इन द सेंस ऐसे बोलना है जो किसी भी तरीके से लॉ के अगेंस्ट ना हो, है ना? जो कि हम बोलेंगे भी नहीं, है ना? तो और क्योंकि वो हमारी फितरत भी नहीं है। तो क्रिएट डेटरेंट पनिशमेंट फॉर कास्ट बेस्ड क्राइम्स। अब कास्ट बेस्ड जो क्राइम्स हैं, इसके लिए कि भई लोग ऐसा ना करें, ठीक है? किसी को पानी नहीं लेने दे रहे कुएँ से, ये जो एक बड़ा बेसिक एग्ज़ाम्पल होता था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। ऐसे केसेज़ में अगर ऐसा कुछ कहीं हो रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट इस प्रकार की हो कि लोगों को सबक मिले, दूसरों को एक डर पैदा हो, वो डेटरेंस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एक्ट का। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है प्रिवेंशन। ये कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनको होने से पहले ही उनको रोकने की कोशिश करता है। वो पर्सन इंटेंशनली ह्यूमिलिएट्स एन एससी मेंबर। एससी मतलब आपको पता होगा, आई थिंक ये मैंने बताया नहीं है, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं। ठीक है? और ये शेड्यूल कास्ट्स होती हैं, ठीक है? हर स्टेट की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट बनाया जाता है और कुछ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया जाता है, जो ट्राइब्स होती हैं बेसिकली, ठीक है? इनको स्पेशल स्टेटस भी मिलता है बहुत जगह पर, ठीक है? तो एक्ट जो है उस कंडक्ट को क्रिमिनलाइज़ करता है, जहाँ पर एक पर्सन इंटेंशनली ह्यूमिलिएट करता है एक ऐसी मेंबर को कास्ट के ऊपर बेसिकली, ठीक है? 2 हमारा आता है पॉइंट
टू प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड ऑन कास्ट ग्राउंड। अगर कोई कास्ट के ग्राउंड पे ही बहुत तकड़ी वाली मतलब कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उसको हम आराम से नहीं जाने देंगे, उसको हम स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देंगे कि याद रखेगा बेटे कि क्या किया था, ठीक है। पनिशमेंट इज जनरली मच स्ट्रिक्टर देन ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। अगर देखो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में ही रखना होता, अगर हमें पनिशमेंट तेज या फिर तेज इन द सेंस मतलब हार्ड ना बनानी होती, तो हम फिर इसको आईपीसी में ही रहने देते, स्पेशल लॉ एक्ट लाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अगर हम स्पेशल एक्ट लेके आए हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम कुछ ना कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना। तो बड़ा हमने कैसे किया, बड़ा हमने इसको स्ट्रिक्ट एंड पनिशमेंट दे के किया। स्पीडी ट्रायल, हम स्पेशल कोर्ट्स भी बनाएंगे, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी बनाएंगे। क्या करेंगे, ये अर्ली डिस्पोजल करेंगे, किसका करेंगे, केसेस का, किसके खिलाफ, जो एस सी एस टी के अगेंस्ट किए गए हैं, ठीक है। ठीक है जी, डन है। चलिए, जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको रिलीफ दिलाएंगे। अब जल्दी से एक काम करना, बीएनएसएस खोलो, बेयर एक्ट के इंडेक्स ही खोल लेना बेशक। आप मुझे बताओगे कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम सेक्शन, उसका आप कमेंट में मेंशन करेंगे फटाफट। 5 मिनट है आपके पास, क्योंकि आप उठ के जाओगे बीएनएसएस का बेयर एक्ट लेके आओगे या ऑनलाइन खोलोगे मुझे नहीं पता, ठीक है। विक्टिम्स जो हैं एंटाइटल होते हैं कंपनसेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, शेल्टर के लिए, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह पे आगे हमारे पास आता है सोशल जस्टिस। तो देखो यार, क्योंकि हमारा देश कैसा है, सोशलिज्म वाला है, प्रेम्बल में वर्ड सोशलिज्म मेंशन है, सोशल जस्टिस हम लेकर चलते ही हैं, ठीक है। तो सोशल जस्टिस तो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें सबको पता है कि एक फाउंटेन हेड क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे जितने भी लॉज हैं वो इससे अपने जो है लीगैलिटी ड्राइव करते हैं। तो अगर कोई भी लॉ है तो वो इसके प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर ही होगा, और इसके प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर हमें बताया गया है आर्टिकल 14, 15, 17, 21, ये सब हमारे जो हैं फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। बेसिकली मेजर पोर्शन यही है, मेजर चंक। तो अगर हम इक्वलिटी की बात करें, अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें, अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करें, तो वो उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए एस सी एस टी एक्ट बनाया है, सो दैट किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की जो फ्रीडम है वो कर्टेल ना हो, किसी को भी फंडामेंटल राइट से डिप्राइव ना किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड सेशन को एंजॉय करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर के लिए सोचो थोड़ा बहुत कि पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना भी मत सोचना कि पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो। और अरे क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए, लॉन्ग टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइटल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एक्ट इज एनेक्टेड टू प्रिवेंट। अब देखो ध्यान से याद रखना कि जो मैं आपको अभी 1 घंटे से पीछे भौंक के आया हूँ, पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ एस सी एंड एस टी। क्या हमने ये नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है बिल्कुल। अच्छा, क्या करेंगे, स्पेशल कोड देंगे, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड देंगे। क्या हमने ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए देंगे, ट्रायल के लिए देंगे। किस ऑफेंसेस का, उन ऑफेंसेस का जो एससी और एसटी के अगेंस्ट हुए हैं, बिल्कुल देंगे। विक्टिम जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, रिलीफ भी देंगे, रिहेबिलिटेशन भी देंगे। तो ये चीज़ें हमने पहले लास्ट हमारे उसमें लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ ली हैं, ये देखो यहाँ पे आप, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, और यहाँ पे पढ़े हैं, और यहाँ पे इसका लॉन्ग टाइटल हमने पढ़ लिया है। तो अगर मुझे सच बताना, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑनेस्टी के साथ, कि अगर मैं ये टाइटल, लॉन्ग टाइटल फर्स्ट स्लाइड में रख देता, तो ये लाइन पढ़ने के बाद आप डरते नहीं इन वर्ड से, एट्रोसिटीज क्या होती है, ऐसे अब इतना कौन कौन याद रखेगा, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, इन चीज़ों से डर लगता है बच्चों को। तो ये ड्यूटी होती है एजुकेटर की कि उसको तोड़ तोड़ के पहले इजी वे में समझाया जाए, फॉर दैट पर्पस की बच्चे को एक अच्छी ग्रैप्सिंग हो जाए, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पीडीएफ की भड़क मत लेना, पीडीएफ की टेंशन मत लेना। मुझे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दे के रखता हूँ, व्हाट्सएप का ग्रुप का नंबर भी पीछे, लिंक भी नीचे है, टेलीग्राम का लिंक भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है। कहीं पे जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे अगर आपको पीडीएफ ना मिल रही तो उन केस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको बड़े आराम से पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाता है कि ये एक्ट ज़रूरी क्यों है। अब देखो यार, अगर मैं ये सब चीज़ें छुपा भी दूँ,
तो भी आपको पता रहेगा कि ये जो एक्ट है ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है समाज में है उसको ख़त्म करना है। कास्ट वायलेंस बढ़ रहे थे उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। विक्टिम जो है वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते थे। जनरल लॉ में कुछ अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, क्या पता उसके लिए 100 रुपये का फाइन हो, क्या पता 500 रुपये का फाइन हो, उस चक्कर में विक्टिम जाता ही नहीं था। क्यों? उसको पता है वहां पे जाऊंगा पहले पुलिस वाले अलग से पिटेंगे, वो अलग बात है। ठीक है। ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ जो है वो इनएडिकेट था। जो आईपीसी था वो इनएडिकेट था। तो इसलिए पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई ऐसे तो देखो काम चलेगा नहीं, ये लोग भी तो हमारे लोग हैं, ये भी तो हमें वोट देते हैं ना, तो इनके भी साथ जो ऐसे गलत हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, हम इनको प्रिवेंट करेंगे और ये जरूरी भी है। ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ द एक्ट की अगर बात करें तो एक्ट जो है बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, मतलब बेनिफिट देने वाला है। सोशल वेलफेयर है, समाज का सुधार करने के लिए है। स्पेशल है, बिल्कुल है। और चाहता है कि भाई बहुत सारी चीजें निप द इविल इन द बड हो जाएं, मतलब पैदा होने से पहले ही बुराई मर जाए। तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है कि भाई इससे एक लोग समाज में एक सुधारात्मक, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव और डेटरेंस इफेक्ट, थोड़ा सा समाज में जाएगा कि हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फॉर दैट पर्पस कि लोग क्या करेंगे। ठीक है। ताकि लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस एक्ट से रिगार्डिंग वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता हम पूरा एक्ट पढ़ के जाएं और क्वेश्चन इनमें से आ जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1989 का SC ST एक्ट है, ये इसको एसेंट मिली थी हमारी। कब मिली थी इसकी एसेंट? हमें 11 सितंबर और 1989 को मिली थी। ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे आप बता सकते हो कि एक्ट नंबर कितना है? ये एक्ट नंबर 33 है 1989 का। अच्छा, अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत समझदार हैं, वो मुझे बताएंगे सीरीज में BNSS BNSS BNS BNSS और BSC, इनका एक्ट नंबर आप मुझे बताएंगे। साथ में इनके एनफोर्समेंट डेट भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा है, आप बता सकते हैं। ठीक है। क्या करता है ये? एट्रोसिटीज़ जो SC ST के अगेंस्ट होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में आता होगा कि एट्रोसिटीज़ है क्या? ठीक है, एट्रोसिटीज़ कुछ नहीं है। एट्रोसिटीज़ वो हैं जो सेक्शन 3 में डिफाइन है। ऐसे याद रखोगे तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी आपको एक। ठीक है, एट्रोसिटीज़ ऐसे डिफाइन कर रखी है। ये एक्ट ना बहुत चालू है, मैं आपको बताता हूँ चालू कैसे है। ये पता क्या करता है? ये बहुत आलसी है। मतलब देखो, इसको ना पढ़ाने के पर्पज से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आप इसको किसी और कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। ओके। तो मैं इस एक्ट को एज अ पर्सन मान के चलता हूँ। ये पर्सन की तरह है। ये ऐसा एक्ट है जो बहुत आलसी है। ठीक है, बहुत लेजी है। तो ये क्या करता है? ये खुद कुछ डिफाइन नहीं करेगा। रेयरली आपको कुछ डिफाइन करेगा ये खुद डिफाइन ना करते हुए क्या करेगा? दूसरे के ऊपर डाल देगा। अगर इससे पूछूंगा मैं कि विक्टिम कौन है, तो वो होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई एट्रोसिटीज क्या है, तो सेक्शन 3 में है। अगर मैं आपसे पूछूंगा स्पेशल कोर्ट क्या है, तो 14 के अंदर बने हुए स्पेशल कोर्ट हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कौन है, तो 14(1) में जो है वो है स्पेशल कोर्ट एक्सक्लूसिव वाले। ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा यार वो चीज़ तो दे नहीं रखी, तो कहता जा BSc BNSS और BSc BNS में ढूंढ ले जाके। तो मतलब ये ऐसा एक्ट है जो खुद कुछ करेगा नहीं, दूसरों को कहेगा कि तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमें प्रोवाइड एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट। ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी देता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी देता है। आर्टिकल 17 के फेवर में है। ठीक है, उससे ड्राइव करता है अपनी पावर्स। और स्पेशल क्रिमिनल लॉ है जो जनरल लॉ को प्रिवेल करता है। एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बताता हूँ। जहाँ पे भी किसी संदर्भ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल लॉ होता है, वहाँ पर जनरल लॉ काम में नहीं आता, क्योंकि स्पेशल लॉ उसके ऊपर प्रिवेल करता है। ठीक है। लेकिन जैसे इसने बता दिया अरेस्ट के बारे में, कोई प्रोविज़न बता दिया स्पेशल लॉ के अंदर, तो जो जनरल लॉ है हमारा BNSS हो गया बेसिकली, तो BNSS के जो अरेस्ट के प्रोविज़न है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसने बेल के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, स्पेशल लॉ ने बेल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जनरल लॉ एक्टिव हो जाएगा और बेल जो है वो BNSS के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा स्पेशल लॉ चुप होता है, जहाँ पर उसको पता नहीं कि अब किस मोड पे जाऊँ, तो वो अपने बड़े भाई जनरल लॉ को ही याद करता है और जनरल लॉ उसको सहारा लगा के उसको सही तरीके से आगे लेके जाता है। ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा है प्रिलिमिनरी, और इसके अंदर हमें पढ़ना है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो नेम ऑफ द एक्ट क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट को हम स्पेशली कॉमनली SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी बोल देते हैं। मैंने आपको अभी बताया था एक्ट नंबर 33 था। पूरे इंडिया में लगता है। पहले 2019 से पहले J&K में नहीं लगता था, लेकिन 2019 के बाद
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आने के बाद इसको इसके अंदर मिला दिया गया है। पूरे होल ऑफ इंडिया पे लगता है, पूरे जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, ठीक है। कमेंसमेंट जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद अपने आप से नहीं आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेट बताई थी, और वो आप डेट गूगल करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वो डेट थी जिस दिन ये एनफोर्समेंट में आया था, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस हमारे पास हैं, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है लगभग ऑलमोस्ट स्लाइड्स। तो इनको हम कवर करेंगे फटाफट, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, और अभी तक आपको समझ आ भी रहा होगा, है ना, ठीक है। तो डेफिनेशंस तक पहले हम करेंगे, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य रहा तो आगे भी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशंस तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो डेफिनेशंस जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है। जब भी हम किसी क्रिमिनल लॉ को या किसी भी लॉ को जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक बात लिखी होती है, बात ये लिखी होती है कि जो इसके अंदर हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अगर इसका कंटेक्स्ट अदरवाइज ड्रॉ नहीं हो रहा, तो हम इसका मतलब ये मान के चलेंगे, ये कौन सा, जो उसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर दे रखा होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेक्शंस का सेक्शन 2 होता है, लेकिन किसी किसी का सेक्शन 3 भी होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में है या सेक्शन 3 में है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है, देख के, ओके। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि एट्रोसिटीज क्या है। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये एक्ट कैसा है, आलसी एक्ट है। तो एक बात ना, देखो ये आलसी एक्ट वाली बात कैसे याद रहेगी। कई बार पेपर में क्या होता है कि जैसे मान लो एट्रोसिटीज ही उन्होंने पूछ लिया कि एट्रोसिटीज क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट। तो हो सकता है कि वो एक ऑप्शन दे दें कि एट्रोसिटीज़ की डेफिनेशन दे देंगे, फिर वो कुछ और डेफिनेशन दे दें, कुछ और डेफिनेशन दे दें, और चौथे में लिख दें कि एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। तो आपको याद रहना चाहिए कि क्योंकि ये तो आलसी एक्ट है, खुद तो डिफाइन करेगा नहीं, किसी और के ऊपर ही गिरेगा बात को, है ना। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, और अच्छी तरीके से आपको कोशिश करनी है कि आपको मज़ा आए, और याद ऐसे रखना है कि भाई मतलब मज़ा भी आए और सज़ा भी ना मिले, ठीक है। ओके, तो चलिए, एट्रोसिटीज मीन्स ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। जो ऑफेंस सेक्शन 3 के अंदर पनिशेबल है उसको हम एट्रोसिटीज बोलते हैं। तो अब मतलब तो बताया नहीं, सिंपल मीनिंग समझते हैं। एनी एक्ट दैट स्पेशली लिस्टेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 इज एन एट्रोसिटी, ठीक है। अगर एक पर्सन है इंटेंशनली इंसल्ट करता है या असॉल्ट करता है किसी मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी को, जो कि सेक्शन 3 के अंदर पनिशेबल है, तो उसको हम बोल देंगे ये एट्रोसिटी है, ठीक है। चलिए, अब कोड की बात करते हैं। देखो यार, एक बात समझ लेना कि कुछ चीज़ें इंटेंशनली इस PDF के अंदर चेंज नहीं की गई हैं, क्योंकि उससे फिर आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा होमवर्क साथ साथ करते रहोगे, अदरवाइज आप बिल्कुल ही इसको थिएटर थिएटर समझ के आराम से पैर लंबे करके बेड पे बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, साथ में आपको 2 3 चीज़ें करनी है, BS से BNSS और BNS का बेरेक्ट आपको साथ रखना है। अब जैसे इसने कहा कि कोड का मतलब है मीन्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो ये डी फैक्टो हम ये मान के चलेंगे कि अब ये BNSS की ही बात कर रहा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब ये रिपील्ड हो गया तो अब बात किसकी होगी, जो उसके जिसने इसको सक्सीड किया है उसकी बात हो रही होगी, है ना। यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट मीन्स हस्बैंड और वाइफ, मतलब बेसिकली स्पाउस जो है वो डिपेंडेंट होता है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है। ये यहीं तक है, ये अलग लाइन है, ठीक है। अब देखिए, जो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन विक्टिम, अगर विक्टिम क्या है, एक सोलली ब्रेड अर्नर है, मतलब अकेला है जो घर में रोटी कमा के लाता है, तो उसके ऊपर उसके माँ बाप जो बूढ़े हैं, बच्चे जो छोटे हैं, ठीक है, वाइफ उसकी, ठीक है, और अनमैरिड डॉटर, ये सब जो हैं, ये सब क्या किस कैटेगरी में आएंगे, ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे, और ये विक्टिम की कैटेगरी में आएगा अगर इसके साथ ऑफेंस हो जाता है अंडर सेक्शन 3, जो कि काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एट्रोसिटी अगर कोई हो जाती है, ठीक है। और ये SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये इसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ओके। तो डिपेंडेंट जो होता है वो क्लोज फैमिली मेंबर होता है, जो हु रियली रिलाइज फाइनेंशियली ऑन द विक्टिम, जो फाइनेंशियली रिलाई करता है किसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर, ठीक है।
ओके, तो बीसी कौन है? बीसी है इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट का मतलब ये होता है, सिंपल सा समझो, जरूरी नहीं है कि हमें डेफिनेशंस के बेसिस पे ही सब कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी हम पता कर सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसे के लेन देन की बात हो रही है, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, बिल्कुल आप उसको त्याग रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो। जहां पर क्या होता है, ऑर्डनरी ऑर्डनरी वर्क हो रहा है, जहां पे बिजनेस हो रहा है, वर्क हो रहा है, डील हो रही है छोटी मोटी, वो उसको इस चीज पे कि भाई ये तो एससी कम्युनिटी से है, ये तो एसटी कम्युनिटी से है, सिर्फ इस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। कोई पर्सन दुकान पे सामान लेने चला गया, उसने कहा कि भाई साहब 10 किलो चीनी करो ना, वो कहता है भाई मैं नहीं दूंगा चीनी। क्यों नहीं दूंगा? क्यों? क्योंकि तो एससी कम्युनिटी से है। बात है ये, तो ये इकोनॉमिक बाइकआउट है। अगर मान लो कोई पर्सन है जो कुछ दुकान मान लो इसी की है, ठीक है, अब इसकी दुकान पे इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये बंदा जो है, ये क्या है, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये चीजें जो हैं ये इसके अंदर आ जाएंगी। अगर मान लो कि ये कोई चौक है जहाँ पर 4-5 लोग खड़े हैं, लेबर क्लास खड़ी है, ठीक है, और उसमें से 3-4 लोगों को काम मिल जाता है, इसको रोज छोड़ के चले जाते हैं लोग, एम्प्लॉयर इसको एम्प्लॉय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एससी कम्युनिटी से है या फिर ये एसटी कम्युनिटी से है, इसलिए एम्प्लॉय नहीं करते। तो ये इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर आ जाता है, ठीक है। शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू सेल गुड्स टू एन एससी एसटी पर्सन बिकॉज ऑफ कॉस्ट। चलिए, डिनाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो रिफ्यूजिंग सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अ कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूज टू गिव वर्क टू अ पर्सन ओनली बिकॉज बिलोंग टू एससी कम्युनिटी। तो वही चीज है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसके पास ये बंदा जो है इसको लेके चले जाता है कि चल तुझे काम दिलाता हूँ, इसको लेके चला गया, ठीक है। यहाँ पे इसको पता, इसने पूछा हाँ भाई कौन जात भाई तुम्हार, तो ये कहता है कि भाई मैं तो एससी कम्युनिटी से हूँ, तो कहते हैं भाग जाए यहाँ से, नहीं दूंगा कोई जॉब। तो ये डिनाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली। ये ना बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छा कलाकार था, इसको फर्नीचर का सारा काम आता है, घर में इतनी बढ़िया काम कर देता है फर्नीचर का जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। या फिर कोई भी अलग काम हो सकता है, फर्नीचर का लगा लो, पीओपी का लगा लो, या कुछ भी, क्यों लेबर क्लास की बात हो रही थी यहाँ पे, जो हमारा एग्जाम्पल था उस हिसाब से। तो इनको बहुत अच्छा काम आता था, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी डिनाई कर दी गई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि डिनाइंग अपॉर्चुनिटी के अंदर भी डेफिनेशन क्या दे रखी है। रिफ्यूजिंग ऑर्डिनरी बिजनेस डीलिंग, नॉट डूइंग समथिंग ऑन सेम टर्म्स दैट आर नॉर्मली फॉलोड इन बिजनेस। देखो, क्या होता है, एक गांव है, एक गांव के अंदर खेत भी हैं, ठीक है, ये गांव है पूरा। अब ये खेत के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, कोई जनरल कास्ट से है, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी भी है, होगा है ना। तो इस गांव का क्या रूल है, बेसिकली इस गांव का ये रूल था कि ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग ना जब भी अगली धान की या फिर कोई भी फसल उगाते हैं, तो उसका जो बीज होता है, जो सीड होते हैं, वो क्रेडिट पे लेके आते हैं, उधार पे लेके आते हैं, ठीक है। उधार पे लेके आने का मतलब क्या है कि वो कहेंगे कि जब हम ये फसल उगा लेंगे, इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपके पैसे देंगे। ये यूजुअली कस्टम है उनका, वहाँ के ऐसे प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन जैसे ही एक पर्सन जो एससी या एससी कम्युनिटी से, एसटी या एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जाता है कि भाई साहब मुझे 2 थैली दे दो बीज की, 2 पैकेट दे दो बड़े बड़े 10-10 किलो के, और कहता है कि पैसे बाद में ले लेना, तो कहता है नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्यों? तो ऐसी कम्युनिटी से है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे डील कर रखा है इस एक्ट ने, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके इस एक्ट ने आप देखोगे कि ऐसी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो यूजली आदमी सोच नहीं सकता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। देखो, हम लोग ये जो पीढ़ी है ना अब हमारी वाली, ये अच्छी है थोड़ी, ये मतलब पहली वाली भी अच्छी है, लेकिन एज कम्पेयर टू देम इसमें कास्टिज्म थोड़ा कम देखने को मिलता है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो साथ इकट्ठे बैठते भी हैं, खाते पीते हैं, सब काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा कास्टिज्म एज कम्पेयर टू अदर जो जनरेशन है उसमें कम है, ठीक है। अच्छा एक्ट इन्होंने बना रखा है ये। ब्रेकिंग प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस, स्टॉपिंग नॉर्मल प्रोफेशंस और कमर्शियल रिलेशनशिप्स। जैसे ही आपने को कॉन्टैक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको पता चला कि ये तो बंदा ऐसे से है और आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हो। आप कहते हो मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ लेकिन इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ों पे जो है वो इसके अंदर बता रखी है। अब देखो, जो आदमी बीड़ी पीता है, हालांकि ऐसा है नहीं है, फैक्चुअल मैं एक मिथ बता रहा हूँ आपको, कि जो लोग बीड़ी पीते हैं वो क्या होते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं, ठीक है।
क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ये याद करना है और हमें से पूछा जा सकता है इसलिए। तो बी डी के अंदर हमें बता रखा है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड्स क्या होंगे? ये वो कोड्स होंगे जिनको हमने सेक्शन 14(1) के अंदर बनाया है, और किस पर्पस के लिए बनाया है कि एक्सक्लूसिवली आप जो इस ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस होंगे उनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी SC या ST से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होगा, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, SC ST एक्ट के अंदर, वो कौन ट्राई करेगा? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। और ये कहाँ बनते हैं? सेक्शन 14 क्लॉज 1 में। ठीक है, देन सिंपल मीनिंग क्या है? एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इज अ स्पेशल कोर्ट क्रिएटेड ओनली फॉर केसेस अंडर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। कुछ हैक्टिक तो नहीं लग रहा? आई डोंट थिंक कि हैक्टिक है इसके अंदर कुछ। बड़ा इजी है, बस ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है। पढ़ना है नहीं, क्या है, बस ये याद करना है भी कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो। Its sole purpose is to ensure speedy trial, effective justice, exclusive hearing of the offences under this act. Okay. If a person commits an offense under section 3, मतलब कोई एट्रोसिटी कर देता है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो केस होगा वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ही उसको ट्राई करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो मधुमक्खियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और उनकी साउंड कैसी होती है? बी 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 ऐसे करती रहती है, है ना? ऐसे करती हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ, जंगली मधुमक्खी ज़्यादा बी 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 करती हैं, और वो कहाँ होती हैं? वो तो जंगल में होंगी, जंगली तो, है ना? तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? बी होती हैं। तो BE के अंदर हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, याद रखने का यही तरीका होता है, और कोई तरीका अगर आपके पास है तो आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट राइट का मतलब है शैल हैव द सेम मीनिंग होगा सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंदर, जो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंदर है। वही बात आ गई ना, तुमसे पूछा वेलेबल ऑफेंस क्या है? वेलेबल वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। मतलब BNSS, SC ST एक्ट, चार्ज क्या है? हेड ऑफ चार्ज इस चार्ज, बताओ। ये कोई डेफिनेशन है? अगर इनसे पूछ लूंगी कुछ चीज क्या है, तो फलाने ने जो बता रखा है वो डेफिनेशन है। अरे फिर तो डिफाइन क्यों कर रहा है तू? डेफिनेशन में क्यों डाल रहा है उसको? ऐसे ही जब जहाँ पे यूज करना हो वहां पे लिख देना कि मेंशन वहां पे है। डेफिनेशन में भी डालेंगे और लिखेंगे भी नहीं, तो ढंग से कम सेम टू सेम कॉपी कर लो। फॉरेस्ट राइट शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1, जो इन्होंने बता दिया कि 2006 वाले एक्ट के अंदर है। इन्होंने बताया नहीं है कि फॉरेस्ट राइट है क्या, इन्होंने बस चुपचाप डेफिनेशन उठा ली फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से। ठीक है, कि वही वाली है, और उसका भी कौन सा? ठीक है, सेम मीनिंग गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ SC ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो बेसिकली कहते हैं कि उसका भी 3 क्लॉज 1 के अंदर है, जो वो वाली। ठीक है, दीज राइट्स जनरली रिलेटेड टू कि आप जंगल में रह सकते हैं, वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं, माइनर जो है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस ले सकते हैं, ग्रेजिंग आपके पास राइट्स होते हैं, और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है। बेसिकली ये राइट्स हम देते हैं STs को। अगर आपको पता हो, अंडमान निकोबार में कुछ आज भी ट्राइब्स हैं जहाँ पर इंडियंस को जाना अलाउड नहीं है, हालांकि वो इंडिया का पार्ट है। नागालैंड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, वहाँ पर आपको पहले परमिशन लेके जानी पड़ती है। तो ये इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, और इन ट्राइब्स को ना, ये अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा। तो इफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब हैज लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट राइट, दैट इज फॉरेस्ट राइट। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास हैज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट है, तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट है शेड्यूल्ड ट्राइब के पास फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेट करने का, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का, ग्रेजिंग राइट्स, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर रहने का, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट राइट बोलते हैं। ओके, अब देखो ये थोड़ी सी अजीब सी आती है डेफिनेशन। एक बात याद रखो कि मैनुअल में क्या होता है? मैन होता है, और मैन कौन होता है? या तो होता है बेस्ट फ्रेंड, या फिर होता है बॉयफ्रेंड। या बॉयफ्रेंड होगा या बेस्ट फ्रेंड होगा, होगा मैन ही। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने देखे हैं जिंदगी में कि भाई बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो आदमी ही होते हैं, आदमी के। और मैनुअल स्क्वेंजेस क्या होते हैं? ये वो सेम मीनिंग है जो 21G के अंदर है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। आगे वही बात, बताओ अगर मैंने कहीं झूठ बोला हो तो। सारे के सारे में ये डेफिनेशन यहाँ से उठा ले, वहां से उठा ले, यहाँ से उठा ले, ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजर का मतलब वो है
जिसको हमने एंगेज किया है, जिस पर्सन को एंगेज किया है या फिर एम्प्लॉय किया है, क्या करने के लिए? मैन्युअली क्लीन करने के लिए, मैन्युअली कैरी करने के लिए, या डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या अदरवाइज किसी तरीके से हैंडल करने के लिए, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट को करने के लिए। ठीक है, कहाँ से? इनसैनिटरी लेटरिन से, ओपन ड्रेन है कोई, कोई खड्डा है वहां से, रेलवे ट्रैक से, या सिमिलर प्लेसेस से, अंडर 2013। ठीक है, दिस एक्ट अडॉप्ट्स द डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वन, ये तो हमें पता ही था खैर। अगर मैनुअल स्कंजन हम उस बंदे को कहेंगे जिसको हमने एम्प्लॉय किया है मैनुअली ये चीज़ें करने के लिए, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि पब्लिक सर्वेंट कौन है। इन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड। इनसे नहीं कुछ बताया जाता, ये कहते हैं कि कौन है, बीएनएस वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि क्या एमएलए जो है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। इतने क्वेश्चन दे दूंगा ना, और आप यकीन मानना, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इस एक्ट के अंदर, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बताना वो बताना, अगर आप जैसे हिंदू मैरिज वगैरह तो चलो आरपीसी एपीयू में है नहीं, लेकिन अगर ये होता बाय चांस, तो ये क्वेश्चन आपके पास आते डेफिनेटली। ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी अदर लॉ, उसको हम मानेंगे पब्लिक सर्वेंट। एनी पर्सन एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या है, एनी वन परफॉर्मिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट ड्यूटीज और लीगली रिकॉग्नाइज एज पब्लिक सर्वेंट इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की ड्यूटीज, बेसिकली गवर्नमेंट की ड्यूटीज को ऑफिशियली या लीगली रिकॉग्नाइज उनको परफॉर्म कर रहा है और उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है पब्लिक सर्वेंट की तरह, तो वो इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, डीएम है, तहसीलदार है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर अगर लॉ पे अगर कवर करता है कहीं पे, गवर्नमेंट डॉक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, 366 आर्टिकल का जो क्लॉज 24 है वो बात करता है एससी से, और 366 का ही क्लॉज 25 जो है भाई बहन है ना, एससी पहले आ गया, एसटी बाद में आ गया, 24-25। ठीक है, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कौन है? स्पेशल कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 14। तो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि स्पेशल कोर्ट कौन सा है, क्या स्पेशल कोर्ट इसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन है? बिल्कुल है। याद रखना, हम स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी फॉर्मेशन सेक्शन 14 में होती है, उसकी भी 14 क्लॉज 1 में होती है, इतना ही याद रखना है कि आप तो उसकी 14 में होती है, देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट अ कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट फॉर ट्राइंग ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस फ्रॉम एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, every exclusive special court is a special court but it is exclusively dedicated under this act। देखिए, कुछ तो फर्क रहा होगा, ऐसे तो नहीं है कि दोनों को एक ही चीज बना के रख दिया है ना। जो हमारा स्पेशल कोर्ट है और एक हमारा है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ये जो स्पेशल कोर्ट है ये क्या करता है, ये अलग केसेस भी ट्राई कर सकता है, मे ट्राई अदर अनदर केसेस। इसके ऊपर बाउंडेशन क्या है, ये सिर्फ एससी और एसटी के अगेंस्ट जो केसेस होंगे उनको ही सुनेगा। ठीक है, बस ये याद रखना, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है वो सेक्शन 14(1) में होते हैं, ये 14 में होते हैं। ये अलग केस भी सुन सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स ओनली अंडर एससी एसटी एक्ट। ओके जी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर हम कभी बिहार साइड आप जाओ या कोई बिहार की वेब सीरीज देखो, जैसे मिर्जापुरी वगैरह या गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, या पंचायत भी देखो यूपी वगैरह की, तो वहां पे क्या कहते हैं, ई ई ई का है, ई का है ऐसे बोलते हैं, ई का है ना। ई मतलब ये क्या है, अगर उनको बोलना हो कि ये क्या है तो वो बोलेंगे ई का है ना। तो हमने पूछा कि भाई पीपी कौन है, तो वो कहता है कि भाई तुझको दिखता नहीं, ई का है, ई ई का है, ई पीपी है, ई का है, ई पीपी है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना कि ई के अंदर हमारे पास स्पेशल पीपी है। ठीक है, क्या क्या ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं याद रखने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट अंडर सेक्शन 15, इस पे भी घपला,
इसमें एज एन एडवोकेट अंडर सेक्शन 15, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन केसेस अंडर SC/ST एक्ट। रोल क्या है? ट्रायल कंडक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट द प्रोसिक्यूशन, असिस्ट द कोर्ट इन सिक्योरिंग द जस्टिस। अच्छा, अच्छा बताओ, एक बात बताना, सेशन जो ट्रायल होते हैं BNSS के अंदर, सेशन जो ट्रायल होते हैं, इसकी ओपनिंग कौन करता है? ओपनिंग ऑफ केस बताना कौन करता है, ठीक है, कमेंट में। 21EA के अंदर है शेड्यूल, और शेड्यूल वही है जो उसके पीछे जुड़ा हुआ है। एक रेलगाड़ी है, तुमने देखा वो, जैसे मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी के पीछे ना एक वो ऐसे डब्बा सा जुड़ा होता है, जो वो ओपन सा होता है उसकी, मतलब यहाँ बाउंड्री सी होती है, और मतलब उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा सा होता है, इतनी बाहर खाली होती है, एक अंकल सा खड़ा होता है उसमें टॉर्च से लेके, और जब ट्रेन जा रही होती है तो आपने देखा भी होगा ये चीज़, है ना। तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये हरे वो समझ लो ये इसका शेड्यूल है, जो बहुत काम का है, लेकिन पीछे जोड़ रखा है साथ में, ठीक है। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्ट के एंड में जुड़ा हुआ शेड्यूल, जो नेक्स्ट से लिस्ट लगी हुई है उसको हम शेड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। अगर किसी रूल या सेक्शन में लिखा हो एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, तो इसका मतलब है कि वो शेड्यूल जो पीछे टंगा हुआ है ना, वो शेड्यूल होता है, ठीक है ब्रदर। चलिए, सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार करना, किसी व्यक्ति को कस्टमर सर्विस देने या उससे लेने से मना करना, ठीक है। नॉर्मल सोशल रिलेशंस को तोड़ देना, उस व्यक्ति को सोसाइटी से अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो कहते हैं कि हुक्का पानी इसका बंद कर देना, इसको हम कहते हैं कि सोशल बॉयकॉट उसका कर दिया गया है। सोशल बॉयकॉट का जो मतलब है कि किसी SC/ST व्यक्ति को समाज से अलग कर देना, बिल्कुल। अगर वो पानी भरने आया तो उसको नहीं देंगे। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि आइसोलेट कर देना, बिल्कुल हर चीज़ में। कोई गैदरिंग हो रही है गाँव में, जैसे क्या होता है, पीर बाबा के स्थान होते हैं, कहीं पे दादा खेड़ा के स्थान होते हैं गाँव में, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है, कोई रिलीजियस पर्पज़ पे या कुछ भी है, तो वहाँ पे उसका क्या है, बहिष्कार कर देते हैं कि भई ये इस गाँव से अलग है, पंचायत से अलग है, ये गाँव की सीमा में पैर भी नहीं रख सकता, ऐसे। या फिर मान लो कि एक दुकान है, बार्बर की शॉप है, नाई की दुकान है, वहाँ पे सब लोग बाल कटवा रहे हैं। जैसे ही वो आदमी आता है, तो ये पर्सन मना कर देता है कि भाई मैं नहीं काटूँगा तेरे बाल। ये दुकान ही बंद करके चला जाता है। बताओ, ऐसी बातें हो रही हैं। ये ऐसा ऑर्डर पास कर रखा है कि ऐसा नहीं करना। तो सोशल बॉयकॉट का मतलब है किसी SC/ST व्यक्ति को समाज से अलग कर देना। नाई बाल नहीं काट रहा, धोबी उसके कपड़े नहीं धो रहा, दुकानदार उसको सामान नहीं देता, कोई उससे बात नहीं करता। पंचायत कहे कि गाँव वाला उससे कोई रिश्ता ना रखे, अगर रख दिया तो हम उसके ऊपर जुर्माना रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सामाजिक बहिष्कार है। एक ढोलकपुर गाँव है, उसमें पंचायत ने कह दिया कि कोई भी राजेश जो SC कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, उसको दूध नहीं बेचेगा और ना ही उसके कोई घर जाएगा। तो ये सामाजिक बहिष्कार है, ये सोशल बॉयकॉट है, ठीक है। चलिए, अब देखो विक्टिम जो होता है बेसिकली, वो कौन है? 21EC के अंदर बताया है विक्टिम के बारे में, बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और ST। तो याद रखना कि विक्टिम, वैसे तो BNSS में तो विक्टिम विक्टिम होता है, लेकिन यहाँ पर विक्टिम वही होगा जो SC का होगा या ST कम्युनिटी का होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम एक्ट आप BC के अगेंस्ट कर दो, जनरल के अगेंस्ट कर दो, तो वो विक्टिम नहीं है। यहाँ पर विक्टिम नहीं है, वो कहीं और पे विक्टिम हो सकता है, यहाँ पे विक्टिम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सेम टू सेम आपने सेम एक्ट इनके साथ किया है, SC या ST कम्युनिटी के साथ, तो उनका तो एक्ट बना हुआ भाई, वो तो स्पेशल हम पढ़ ही रहे हैं इसलिए, ठीक है। चल भाई चल, चल आ गई, हाँ। चलो, क्या यार, ले, चल आजा। यस, तो बिलोंग्स टू एन SC/ST, और ये सफ़र करते हैं कि किसी ऑफेंस की वजह से जो SC/ST एक्ट के अंदर हुआ है। विक्टिम में सफ़र फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, इमोशनल हार्म, मॉनेटरी हार्म, डैमेज टू प्रॉपर्टी। उनको किसी तरीके से फिजिकल हार्म, बॉडी को हार्म हो सकता है, उनकी मानसिक स्थिति को हार्म हो सकता है, कुछ ऐसी बात की गई हो, जैसे पता है, देखो बोलूंगा तो नहीं, लेकिन सबको पता होता है कि हर कास्ट के ना कुछ मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स देने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जनरल की भी होते हैं, जनरल में भी होते हैं, इवन मतलब हर कास्ट में मिल जाएंगे आपको।
जब कभी लड़ाई होती है ना, या फिर जो बिल्कुल घटिया सोच का आदमी होगा जिसके मन में ये पाप रहता है हमेशा, वो क्या करते हैं, सही मतलब पता नहीं तो कास्ट क्यों बनाई है, मुझे तो समझ नहीं आता ये चीज़ें। ठीक है, वर्ण वगैरह थे वो अलग बात था, कास्ट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया ये हिस्ट्री का इशू है। बट द थिंग इज़ कि जब ये कास्ट वगैरह बनाई गई है जो भी है, ये डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने के लिए बनाई गई, मुझे तो ऐसा लगता है। ऑक्यूपेशंस के हिसाब से बटे थे वैसे ये, लेकिन अब इन्होंने समाज में इसको दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये चीज़ें करती हैं। तो क्या होता है कि विक्टिम जो है, अगर उसको चोट-फेंट मार दी कास्ट के उसमें आके, तो यहाँ पे आ गया। अगर उसको ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं सुबह-शाम, कहीं रास्ते से जाता है, कहीं मंदिर में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, या कहीं किसी भी पूजा स्थल पे जा रहा है बेसिकली, तो वहाँ पे उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ हार्म के अंदर आ जाएगा। साइकोलॉजिकल हार्म भी ऐसे ही आएगा। इमोशनल हार्म भी उसको ऐसे ही होगा। वो बंदा खुश थोड़ी होगा इन चीज़ों को देख के, दुखी ही होएगा। अगर उनको इन चीज़ों की वजह से मॉनेटरी लॉस हो रहा है, या किसी तरीके से प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, इसके अंदर SC/ST एक्ट के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कि वो विक्टिम है। लेकिन एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं कि विक्टिम वही विक्टिम हो, ठीक है? अगर मान लो इसके जो रिलेटिव्स हैं, नियर डियर रिलेटिव्स हैं, वो भी विक्टिम हो सकते हैं इस चीज़ के। इसके जो लीगल गार्जियन हैं, वो भी विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है? इसके अगर लीगल हायर्स हैं, हियर्स बोल लो, हायर्स बोल लो, वो भी इसके विक्टिम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विक्टिम में, कि क्या ये लोग विक्टिम हैं? तो हाँ, विक्टिम है। डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव है, तो और भी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि यही रहेंगे बस। ओके? अच्छा जी, अब आ गया एक और इम्पोर्टेंट सवाल आप सबको परेशान करने के लिए। 21ED, 21EC के अंदर तो विक्टिम था, और डी के अंदर आ गया विटनेस। तो विटनेस कंपनसेशन स्कीम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस सेक्शन में है, बताइएगा कौन, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है? विटनेस वो पर्सन है जिसको पता है सब फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उसको किस चीज़ के बारे में, इज रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, मेक स्टेटमेंट, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। ये याद रखना कि वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, कब? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, या ट्रायल के दौरान। अब क्वेश्चन मेरा ये है, इंक्वायरी कौन करता है? क्या पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है, आई वाली, आई इंक्वायरी वाली, कर सकता है? यस या नो? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप सब। ओके। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टिम जो है वो भी विटनेस हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो विटनेस है वो आई विटनेस ही हो, ठीक है? वो कोई सा भी विटनेस हो सकता है, वो चांस विटनेस भी हो सकता है कि बाई चांस मैं वहां से जा रहा था तो मैंने देख लिया, ठीक है? चलिए जी, अब ये कहता है कि जो भी हमने वर्ड डिफाइन कर दिए वो तो ठीक है, जो हमने वर्ड डिफाइन नहीं किए ना, उसको आप चुपचाप जाके भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता से, भारतीय न्याय संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, इनसे उठा लेना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? इन्होंने ऐसे बोल दिया। और इन्होंने कह दिया कि इफ एनी लॉ रेफर टू टू इन दिस एक्ट इज नॉट इन फोर्स इन पर्टिकुलर एरिया, इट शैल बी रेड एज कॉरस्पॉन्डिंग लॉ एप्लीकेबल इन दैट एरिया, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो यहाँ तक हमारी जो है डेफिनेशंस का पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम एट्रोसिटीज़ का पार्ट करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि भाई ये क्या करवा रखा है। ये बेसिकली मैंने आपके लिए ना बेरेक्ट का प्रोविज़न डाल रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप पीडीएफ पढ़ें, अगर आप इसका प्रिंट ले रहे हैं, तो ये मोर देन इनफ होनी चाहिए, आपको फिर बेरेक्ट भी रेफ़र नहीं करना, ठीक है? यही पढ़ो आप, और ये इससे काम चलेगा आपका, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, ठीक है? और हमें इसको यहीं पे रोकना चाहिए, ठीक है? ओके जी। और फिर हम एट्रोसिटीज़ करेंगे, तो दो दो पार्ट में आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना भरोसा करते हैं अपने चैनल पे। बस एक काम आप करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस वीडियो को ना आगे जितना हो सकता है उतना शेयर करो। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ, और
मिनिमम टाइम में लेके आएँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करके इनको साइड करो, ठीक है? अभी टाइम पड़ा है बहुत अपने पास, अच्छे से तैयारी हो सकती है आरपीएससी, एपीओ की और बहुत अच्छे से हो सकती है। देन थैंक यू दोस्तों, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो।